हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है, 8th क्लास का सिविक्स के अंदर। लेसन का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हास्यकरण से निपटना। इस चैप्टर को हमने इससे पहले वीडियो में हाफ रीड कर लिया था। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी। अब दलितों के या आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा किस तरह से की जा सकती है। तो अभी तक हमने वीडियो में ये देखा था कि जो दलित है या आदिवासी जो लोग हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था या उनका शोषण किया जाता था। एक केस स्टडी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दलित समुदाय के साथ में भेदभाव किया जाता था। तो ये कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो कहानी है वो जकमालगुर नाम का विलेज है। वहाँ पर एक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर 20 गांव से पुजारी लोग आए हैं और ये प्रथा प्रत्येक 5 साल के बाद की जाती है। हर 5 साल के बाद में ये प्रथा की जाती है। इसके अंदर जो पुजारी होते हैं, उन सभी के पैर दलितों के द्वारा धोए जाते हैं और दलित उसी पानी से नहाता भी है। और कमाल की बात तो यह है कि इस मंदिर में आज तक दलितों ने एंट्री भी नहीं की है, कि जिम्मेदारी रत्नम के परिवार को आती है। और रत्नम जो कि एक 20 साल का युवा है और बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, तो वह इस प्रथा को मानने से मना कर देता है। जब रत्नम इस बात को मना करता है तो उसके परिवार के लोग और ऊंची जाति के लोग, जो पावरफुल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं और सभी कहते हैं कि अगर ये प्रथा नहीं निभाई गई तो स्थानीय देवी देवता नाराज हो जाएंगे। मगर रत्नम ये कहता है कि जिस मंदिर में आज तक हमने एंट्री ही नहीं की है, तो वहाँ के देवता हमसे कैसे रुष्ट हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर काफ़ी बहस होती है और लोग कहते हैं कि भी, जो ऊंची जाति के लोग कहते हैं भी, कि इसकी जो शिक्षा है या एजुकेशन ने इसको बिगाड़ दिया है और ये हमारे पूरे समाज के लिए हानिकारक है। और रत्नम जो कि एक पढ़ा लिखा युवा है, वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। जब वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है तो उसके परिवार को और उसको गांव से निकाल देते हैं और उसका बायकॉट कर देते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि हाई कम्युनिटीज़ के लोग जो होते हैं, वो उसके घर को जला भी देते हैं और रात को वो मुश्किलों से अपनी जान बचाकर अपनी माँ के साथ में भाग निकलता है और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दायर करता है। और रिपोर्ट जो एक कानून बनाया गया है या एक्ट बनाया गया है, उसके तहत अपनी रिपोर्ट दर्ज करता है। ये एक्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचारों को रोकने के लिए एक अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। उसके तहत वह अपनी रिपोर्ट को दर्ज करता है। फिर भी जो उनकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो भी उनके विरुद्ध, जो रत्नम है उसके विरुद्ध खड़े रहते हैं। और फिर आगे बता रखा है यहाँ पर, जो राइट्स जो एक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से कार्य करता है, ये किस तरह से जो लोगों के सामने या हमारे संविधान के सामने उभर कर आया था। तो जैसे रत्नम जैसे लोग कई और भी दलित समुदाय के लोग थे जिनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था या अत्याचार किया जा रहा था, वे सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो ऊंची जातियों के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा था उनका विरोध किया। और ये बात एक आंदोलन के रूप में सामने आई और लोगों ने खूब इस बात का समर्थन भी किया। और जब ऊंची जातियों को भी पता चला कि भी उनके कहने से मना किया जा रहा है, तो खुलेआम काफ़ी अत्याचार किए गए। अब हमारे जो संविधान ने भी इस बात के बारे में जानकारी ली और एक लिस्ट तैयार की कि जो ऊंची जातियों के द्वारा या
जो दलित लोगों के साथ में बिहेव किया जाता है उसकी एक लिस्ट को भी जारी किया। अब 1970s के बारे के बीच ही की बात करें तो उस समय आदिवासी लोग भी अपने जो ज़मीन से निकाल देने के कारण बाहर रहना पड़ रहा था या अपने जंगलों से निकालने के कारण वे भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आ गए थे, तो उन्होंने भी अपनी मांग को आगे रखा था। तो इसी एक्ट के तहत उनको भी संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके तहत कई ऐसे मामले सामने आए जो कि काफ़ी भयानक थे, जिसको नैतिक रूप से एक निंदनीय कार्य के रूप में जाना गया था। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सूची देखिए तो इसके अंदर एक ये बात बता रखी है भी कि किसी भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लोगों को ऐसा खाना खाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि खाने योग्य नहीं है। पुराने समय में ऐसा होता था कि भी जो आदिवासी लोग हैं या जो दलित लोग हैं उनको ऐसा खाना खाने के लिए विवश किया जाता था कि जो कि खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं था। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि कहीं कहीं पर ये भी प्रथा थी कि भी इन लोगों को, जो दलित लोग थे या आदिवासी लोग थे, उनको बिना कपड़े के घुमाया जाता था। तो ये भी एक क्राइम के रूप में देखा गया है। और इसके साथ में कई बार ये भी देखा जाता था कि इन दलित लोगों के जो चेहरे पर या शरीर पर तरह तरह के पेंट लगा दिए जाते थे, उनकी भी इसके तहत एक क्राइम के रूप में देखा गया है। इसके अलावा जो लेबर हैं या जो जंगलों में रहते हैं, उनकी ज़मीन पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं बना सकता है या जोर ज़बरदस्ती उनके ज़मीन को अपने अंडर में शामिल नहीं कर सकता है। ये बात इसमें बताई गई कि कोई भी दलित महिलाओं या ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं या आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ में कोई भी किसी तरह के जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है या उनको वो कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकता है जो कि इनकी इच्छा नहीं है। फिर हम बात करें आदिवासी एंड डिमांड्स, ठीक है। आदिवासियों की, जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि आदिवासियों को उनके स्थान से जोर ज़बरदस्ती तरीके से निकाल दिया जाता है और ये एक्ट उनके लिए भी बेनिफिशियल माना जाता है और इसके तहत वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो लोग आदिवासियों की ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं तो उनको सज़ा दिलाने के लिए भी एक आवाज़ उठाई गई है और कोई भी इनके जो जगह पर या जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर एक सीके जानू नाम के जो आदिवासी एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो जितने भी गवर्नमेंट है या जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट के, कई स्टेट गवर्नमेंट में जो अलग से जो मिल्स होती हैं या जो मर्चेंट्स व्यापारी होते हैं, टिम्बर के व्यापारी होते हैं, उन लकड़ियों के व्यापारियों को परमिशन दे देता है कि वो जंगल में जाके लकड़ी काट सकते हैं या जो कोई भी फैक्ट्री है लगाई जाती है, पेपर फैक्ट्रीज लगाई जाती है, तो वो इन लोगों को जंगलों से निकाल देता है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बात बताई गई है जिसके तहत इन्होंने ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इनके क्षेत्रों से निकाला गया है तो उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, को एक अलग जगह रहने के लिए की भी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि जब गवर्नमेंट के पास एक बड़े जो स्कीम्स को या पॉलिसीज को लाने के लिए पैसा होता है तो इन जो आदिवासी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए उनके पास पैसा क्यों नहीं है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि कोई भी संविधान, जो कोई भी कानून, उसको अगर हम लिखित में दे देते हैं तो इसका मतलब वो नहीं होता कि वो लागू हो गया है। और जब तक हम उसके साथ में या उन प्रिंसिपल को अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे या हमारे साथ में जो अभी भी अत्याचार हो रहे हैं कहीं पर या कहीं पर किसी के साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो जब तक हम इन जो संविधान में दिए गए प्रावधान का यूज नहीं करेंगे तो वह एक्टिव नहीं माने जा सकते हैं। और हमारे देश में समानता को लागू करने के लिए इन प्रावधान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया है और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।